हमने आपको बताया था कि राज्यसभा में अनुपातिक प्रणाली क्यों प्रयोग की गई, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा में किसी एक दल का बहुमत न भी हो तो सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। ध्यान रखने की बात है। और राज्यसभा को इसलिए किया गया कि भाई हर राज्य का रिप्रेजेंटेशन रहे। और एक खास बात है कि जहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है वहां पे लोकसभा क्षेत्रों को बांटा जाता है। जैसे कि पूरे भारत को 543 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। लेकिन अनुपातिक प्रणाली में जो राज्यसभा का सिस्टम है उसमें राज्यसभा के कोई चुनाव क्षेत्र नहीं है। इसलिए पूछेंगे कि यूपी के 31 सदस्य कौन से हैं, तो यूपी के 31 सदस्य हैं। अब यूपी के 31 सदस्य का ये नहीं कि कोई गाजियाबाद से, कोई मेरठ से, कोई बनारस से है। तो राज्यसभा के 31 सदस्य यूपी से हैं, किसी क्षेत्र विशेष से नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य रिप्रेजेंट कर रहे हैं राज्यों का, किसी भौगोलिक क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। इसलिए राज्यसभा के निर्वाचन का तरीका अलग है और लोकसभा के निर्वाचन तरीका हमने अलग अपना लिया। हाँ, ये बात ठीक है कि अनुपातिक चुनाव की प्रणाली ज्यादा अच्छी है, लेकिन आप जानते हो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के साथ अच्छी बात यह है कि भाई बहुमत की सरकार बन जाती है, क्योंकि बाकी लोगों को कितना वोट मिला इससे मतलब नहीं है, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगा, बात को ध्यान सुनना, सबसे ज्यादा वोट का बहुमत नहीं है, सबसे ज्यादा वोट जिसे मिल जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो इसलिए आप देखोगे वोटिंग परसेंटेज, सीट परसेंटेज में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में अंतर आता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जिसको हर जगह दूसरा स्थान मिल रहा है, सीट तो मिल रही, परसेंटेज वोट का मिल रहा है, सीट नहीं मिली, तो वोटिंग परसेंटेज, सीट परसेंटेज में से अंतर हो जाता है। और कई बार दोस्तों होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की दुविधा है कि चुनाव देने वाले भारत में लगभग 60% वोटिंग होती है और 60% में वो दल चुनाव जीत जाता है जिसको 40% ज्यादा वोट है। तो कई बार कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ सरकार में रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उसको लगभग 20% वोट ही मिले। और दोस्तों हकीकत की बात यह है कि देखो, न हम, न सरकार, न संविधान, हर में खामी निकाली जा सकती है, लेकिन ये सिस्टम हम इसके बावजूद भी प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सवाल ये है कि जो उपलब्ध बेहतर है वही हम उपयोग करते हैं। उपलब्ध बेहतर, बल्कि इसके लिए वेंकटचलैया कमीशन ने, बात ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, वेंकटचलैया आयोग, जिसे संविधान समीक्षा आयोग भी कहते हैं, वेंकटचलैया आयोग ने कहा था कि क्यों न भारत में लोकसभा की 50% सीटें, आधी सीटें अनुपातिक प्रणाली से निर्वाचित हो, जिससे कि अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, केवल बहुमत का ही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ये अनुशंसा की थी कि लोकसभा की आधी सीटें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से निर्वाचित हो जाए और आधी सीटें अनुपातिक तरीके से, लेकिन वास्तव में लागू हो नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ तो एक बार चुनाव कराने में पसीने छूट जाते हैं। अब जरा सोचो, गुजरात में हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन का नियम है कि हर 3 किलोमीटर दायरे में एक पोलिंग बूथ होना चाहिए। गुजरात में गिर फॉरेस्ट है। अब गिर फॉरेस्ट पूरे जंगल के बीच में है, वहां एक पुजारी रहता है मंदिर में। अब उसका वोट लेने के लिए पूरी इलेक्शन कमीशन की टीम जाती है। तो आप समझ सकते हो भारत में कितना चैलेंजिंग होता है ये सब काम करवाना। लेकिन अब जरा हम राज्यसभा पर फिर आ जाए, लोकसभा पर थोड़ा रुक कर आएंगे। हम अभी राज्यसभा को ही देख लें। थोड़ा हम राज्यसभा को ही देख लें। तो दोस्तों ये तो बात पता चल गई कि राज्यसभा का निर्वाचन अनुपातिक तरीके से होता है। और आप जानते हो, इसी बात को थोड़ा और विस्तार कर दें, अनुपातिक पद्धति से होता है। और ये भी आपको ध्यान दिला दें कि जहां अनुपातिक चुनाव प्रणाली होती है वहां पे सबसे ज्यादा मत पर आप चुनाव नहीं जीतेंगे, बल्कि आपको मतों का कोटा प्राप्त करना होगा। ये खास बात है। अनुपातिक चुनाव प्रणाली में आप इसलिए चुनाव नहीं जीत जाएंगे सबसे ज्यादा वोट आपको मिल गए। आपको चुनाव जीतने के लिए मतों का कोटा प्राप्त करना होगा। अब मतों का कोटा कैसे निकाला जाए, इसके लिए ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
1951 में एक कोटा दिया गया है, एक फार्मूला दिया गया है कि मतों कोटा कैसे निकाला जाएगा। इसमें होगा कुल वैध मत। कोटा का फार्मूला ये है जो संविधान में नहीं दिया गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिया गया है। बात इंपॉर्टेंट है। अब मत कुल वैध मत डिवाइडेड बाई निर्वाचित होने वाले स्थानों की संख्या या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या नहीं, बल्कि रिक्त सीटों की संख्या। जितनी सीटें राज्यसभा में है, तो मान लो कि यूपी में चुनाव होने जा रहा है, यूपी में चुनाव होने जा रहा है और यूपी में जो रिक्त सीटें हैं वो 10 हैं। तो यहाँ भरे जाने वाले स्थानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। अब हो सकता है चुनाव के मैदान में 12 लोग, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो भरे जाने वाले स्थानों की संख्या तो कुल वैध मत और +1 ये फार्मूला है। और ये फार्मूला प्रयोग होता है जब राज्यसभा की एक सीट के लिए निर्वाचन हो तो। लेकिन अगर एक सीट से ज्यादा के लिए निर्वाचन हो तो फार्मूले में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कई हमारे यहाँ कई तो राज्य ऐसे हैं जहाँ राज्यसभा की एक ही सीट उनके पास है। सिक्किम है, गोवा है, पूर्वोत्तर कई के राज्य हैं, तो उनके लिए फार्मूला लागू होगा कुल वैध मत। और आप जानते हो कि भाई मतदाता राज्यसभा के निर्वाचन में कौन है? विधायक। तो जितना विधानसभा के सदस्यों की संख्या है कुल वैध मत है। जितनी सीट खाली है, यहाँ एक खाली है तो एक वैध मत है। लेकिन एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव होना है, ये सब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में लिखा गया है। क्योंकि दोस्तों संविधान में अगर इतनी बातें लिखी जाती तो संविधान पढ़ना मुश्किल हो जाता। संविधान में सब बातें नहीं लिखी जाती, संविधान में फार्मूला लिखा जाता है। इसके बावजूद भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़ी संविधान में एक है। इसमें कहा गया एक सीट से ज्यादा पर अगर चुनाव हो तो फिर फार्मूला बदल जाएगा। इसमें आ जाएगा कुल वैध मत को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बाकी बात वही रहेगी। भरे जाने वाले स्थानों की संख्या +1 ये फार्मूला आएगा। इन्हें कुल मिलाकर अनुपात, अच्छा फार्मूला इसलिए आता है अनुपात आ जाता है। दोस्तों फर्स्ट पास द पोल सिस्टम यानी लोकसभा विधानसभा चुनाव में कोई फार्मूला नहीं है। हमने सीधा वोट दिया और काउंटिंग हुआ, जो सबसे ज्यादा वोट पाए वो जीत गया, कोई लफड़ा ही नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ पे अनुपात बनाए रखना फार्मूला प्रयोग होता है। यही मामला है कि हम लोकसभा की सीटों में क्यों ऐसे अनुपातों का प्रयोग नहीं करते, चुनाव ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में वोट देना और यहाँ वोट देना, अच्छा हमारे जनता बड़ी भोली भाली है दोस्तों। हमारे यहाँ आज भी जो जरा सोच के देखिए, चुनाव चिन्ह पे होता है। तमाम यूरोपीय देशों में चुनाव चिन्ह पे नहीं होता। हमारे यहाँ जब कोई, अच्छा वोटर हमारी एक समस्या है, एक से होशियार लोग हैं, एक बार वोट देंगे सलवार सूट पहन के, दूसरी बार फिर साड़ी पहन के वोट दे देंगे। यानी सोच के ड्रेस बदल के वोट दे देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन बाकायदा स्याही लगाता है, इंक लगाता है अंगुली पर। कोई दोबारा वोट देना है तो एक बार हमारी इलेक्शन कमीशन की टीम, कुरैशी साहब पूर्व निर्वाचन आयुक्त थे, तो SY कुरैशी के नेतृत्व में यूरोपीय देशों में चुनाव का दौरा करने गई थी। जरा देखिए वहां चुनाव कैसे होता है। तो वहां लोगों ने देखा कि चुनाव के बाद किसी के हाथ में वो सब स्याही लगा ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई ये क्यों है, यहाँ स्याही भी नहीं लगा रहे आप, कोई दोबारा आके वोट दे दे। तो वो आश्चर्य पड़ गया। उन्होंने कहा आप ऐसे सोच कैसे सकते हैं, कोई दोबारा आके वोट दे दे, इतना कोई खाली आदमी है, इतना कोई गैर जिम्मेदार है। अब हम क्या बताएं दोस्तों भारत में क्या होता है। इसलिए भारत में चुनाव कराना दुनिया का सबसे अजूबा काम है। और अब भारत में चुनाव कराना अजूबा काम इसलिए है कि परिस्थितियां अलग अलग हैं। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखो कि जब भी कभी भी अनुपातिक चुनाव होता है, 2 फार्मूले आ गए, एक से ज्यादा सीट पर एक सीट के लिए। लेकिन जब अनुपातिक चुनाव प्रणाली में जो मतदान होता है, इसलिए अनुपातिक चुनाव प्रणाली में दोस्तों EVM का प्रयोग नहीं हो पाता। एक खास बात ध्यान में है। इसलिए न तो राज्यसभा के चुनाव में और न ही राष्ट्रपति के चुनाव में, दोनों अनुपातिक तरीके से होते हैं।
दोनों में हम ईवीएम का प्रयोग नहीं कर पाते। विधान परिषद के भी चुनाव में ऐसा होता है, क्योंकि ईवीएम क्या है कि अच्छा हमारे यहाँ इसलिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम दोस्तों देखो यूजर फ्रेंडली है। तो संविधान निर्माता बड़े होशियार थे, उनका यार ऐसा सिस्टम अपनाओ थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो, लोग आसानी से समझ पाए। नहीं मोबाइल ऐसा खरीद लिया कि पता चला खुल ही नहीं रहा है, फंक्शन तो बढ़ जाता है। तो पहले गांव के बड़े बुजुर्गों ने मोबाइल खरीदा और टच स्क्रीन वाला खरीद लिया, अब टच कर दिया, जहां नहीं जाना था रिंग वहां चली गई। तो थोड़ा सा मामला सिंप्लीफाइड होना चाहिए, यानी यूज में आ जाए। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बड़ा सिंप्लीफाई है, जाके बटन दबा दिया, काम खत्म। लेकिन आनुपातिक चुनाव प्रणाली में ऐसा नहीं होता, यहाँ मतदान प्राथमिकता में दिया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति मत देता है तो प्राथमिकता व्यक्त करता है, यानी मान लो कि 3 उम्मीदवार हैं मैदान में, 3 उम्मीदवार हैं तो एक के लिए प्राथमिकता देगा 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3। बात ध्यान रखने की है, वोट 1 होगी, प्राथमिकता 3 होगी, वो ध्यान देने की बात है। यानी आप कहेंगे सर ये बताओ एक ही प्राथमिकता दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक उम्मीदवार को 2 प्राथमिकता दे दे, मान लो कि एक को एक प्राथमिकता दे दे, उसी को 3 भी दे दे, तो उसका चुनाव रद्द हो जाएगा। इसीलिए जब हम कहते हैं कि वैध मत, इसका मतलब कई बार चुनाव में मत रद्द भी होते हैं, चुनाव मत अवैध हो जाते हैं, तो वैध मत कहा गया। तो अनुपातिक में चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे राज्यसभा का हो, और एक को एक बता दे तो आप उसे दोनों समझ लेना। तो यहाँ मत क्या देते हैं अनुपात में, और अनुपात का मतलब है कि भाई हमने अपनी तीनों प्राथमिकता बता दी, इसका मतलब है हमारा वोट बेकार नहीं होगा, यानी हमारा कोई ना कोई पसंद तो चुनाव जीत जाएगा। कई बार होगा कि हमारी पहली पसंद का व्यक्ति चुनाव जीत गया, कई बार होगा हमारी दूसरी पसंद का व्यक्ति चुनाव जीता, और कई बार हमारी तीसरी पसंद का, यानी भाई कोई तो चुनाव जीतेगा, हमारा वोट बेकार नहीं हुआ। और इसका एक खास फायदा है कि मान लो हमारी पहली पसंद का व्यक्ति चुनाव नहीं जीता तो मत का ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, क्योंकि अनुपातिक का मतलब तुम समझ गए, संक्रमण का मतलब समझाओ सर। और संक्रमण का मतलब है लेन देन दोस्तों। आज आप जो देखो आजकल बीमारियों का दौर है, तो कई बार वायरस संक्रमित हो जाते हैं, तो वैसे ही वोट का संक्रमण होना मतलब लेन देन होना, इधर का उधर करना। एक प्रत्याशी को अपने दूसरे प्रत्याशियों के वोट को ले सकता है, दूसरा प्रत्याशी उसको दे सकता है। तो इसलिए आप देखोगे कि जब प्राथमिकता में हम वोट करते हैं तो मतगणना भी अलग किस्म की होती है। तो पहले जब यहाँ चूंकि आप याद रखो कि चूंकि इस चुनाव में आधार क्या है, कोटा प्राप्त करना है। भाई चुनाव का मूल आधार क्या है, हर व्यक्ति को कोटा प्राप्त करना है, तो कोटा के लिए प्राथमिकता हमें देखनी पड़ेगी, कोटा के लिए हमें प्राथमिकता देखनी पड़ेगी। अब प्राथमिकता में आपको याद रखो कोटा पाने के लिए हम गणना कैसे करते हैं, मतों की गणना कैसे करेंगे। पहले हम देखेंगे भाई पहली प्राथमिकता के वोट किसको सबसे ज्यादा मिले हैं। अगर पहली प्राथमिकता के वोटों से कोटा निकल जाता है तो गिनती खत्म हो गई। यानी आप ऐसे देखो, जैसे मान लो कि हमने किसी, देखो वोट ऐसे होता है, अब एक कोई एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि मान लो कि किसी कॉपी में हमारे पास एक पेपर आ गया, मतलब देखो वोट कैसे होता है दोस्तों। मान लो हमारे पास एक पेपर आ गया और हमने किया क्या कि हमने मतों को ऐसे कर लिया, हमने 3 फोल्ड में, एक ही पेपर है इसका 3 फोल्ड बना लिया, पहला दूसरा और तीसरा, एक ही पेपर है 3 फोल्ड बना लिया। तो अब देखो 3 फोल्ड हो गया, पेपर 1 है 3 फोल्ड हो गया, तो 3 वरीयता हमने दी, तो पहले पेज पे लिख दिया वरीयता नंबर 1। और यहाँ तक इलेक्शन कमीशन अपना पिन देता है, इलेक्शन कमीशन पिन देगा और पिन के हिसाब से आपको वोट करना पड़ेगा। और ये भी आपको याद दिलाते हैं, राज्यसभा का इलेक्शन एकमात्र ऐसा इलेक्शन है जो सीक्रेट इंडिया में नहीं है। देखो हमारा मतदान तो गुप्त होना चाहिए, हमने अपनी प्राथमिकता किसको दी, इसका हमारे प्रोसेस क्या मतलब है। लेकिन हमारे यहाँ खुला मतदान होता है, और खुला मतदान में भी मतदान उसी को हर पार्टी के लोग अपना एक एजेंट नियुक्त करते हैं। खुला मतदान का मतलब है कि हम वोट देकर सबको नहीं दिखा सकते, हर पार्टी का व्यक्ति एक एजेंट निर्मित करता है और उसी एजेंट को हम वोट दिखा सकते हैं। तो आप मान लो देखिए 3 वरीयता हो गई, तो तीनों के नाम यहाँ लिख दिए गए, प्राथमिकता पहला दूसरा तीसरा। एक गिनती में हम हमेशा पहली वरीयता के वोट गिनेंगे, दूसरी तीसरी वरीयता के वोट से हमें मतलब नहीं है। इसका मतलब है अगर आप जरा सोच के देखो, विधानसभा के 70 सदस्य हैं, तो 70 सदस्यों ने अपनी, एक सदस्य ने 3 वरीयता दी, तो 70 सदस्यों की वरीयता तो सदस्य हो गई।
और यहाँ अनुपात बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, 100 के गुणे का मतलब है एक विधायक का मत मूल्य 100 हो गया, यही तो है। एक विधायक का मत मूल्य 100 हो गया और मत मूल्य निकालना इसलिए जरूरी है कि हमें मतों का कोटा चाहिए, कि मतों का कोटा हम निकाल पाए, इसलिए हमने मत मूल्य निकाल लिया। अब दोस्तों, अब जरा इसको बात को प्रैक्टिकल देख लें कि मान लो कि दिल्ली विधानसभा में तो संक्रमण भी करके दिखा दें। मान लो कि दिल्ली विधानसभा में 70 विधानसभा सदस्य हैं, तो इसका मतलब है 70 सीट हो गई, वैध में 70 हो गए। अब यहाँ पे सीट खाली है 3, दिल्ली में 3 सीट खाली है, 3 सीटों पर राज्यसभा की 3 सीटें दिल्ली विधानसभा सदस्यों से भरी जाएंगी। तो अब दिल्ली विधानसभा के सदस्य को हम कहेंगे भाई आके वोट कर दो यहाँ पे। तो फार्मूला क्या होगा कि 70 आपको याद होगा, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 1 प्लस 3, क्योंकि आपको 3 सीटें खाली हैं तो भरे जाने वाले स्थानों की संख्या फार्मूला याद रखना है 3 प्लस 1 प्लस 1, ये फार्मूला है। इसका मतलब है कि दिल्ली में अगर 3 राज्यसभा के सीटों का निर्वाचन होना है और दिल्ली में कुल विधायक 70 है, और चूंकि 1 से ज्यादा सीट है इसलिए एक विधायक का मत मूल्य 100 हो गया। तो अब यहाँ पे मत मूल्य हो गए 7000, मत है 7, मत मूल्य 7000 हो गए। अब 7000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। तो अब देखो दोस्तों, 7000 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1750 मत मूल्य जिस पार्टी को मिल जाएंगे उसका एक सांसद दिल्ली से राज्यसभा में चला जाएगा। यही तो है कि 7 4 1 4 3 बचा 30, 4 7 28, 2 बचा 4 5 20, इसका मतलब है और 1701 जोड़ दिया 1751। जिस भी पार्टी को 1751 मत मूल्य मिल जाएंगे उससे एक राज्यसभा सीट मिल जाएगी दिल्ली से। इसका मतलब वास्तव सामान्य भाषा में कहा जाए दोस्तों, क्योंकि विधायक तो 70 ही हैं, विधायक तो 1000 है नहीं, बात सीधे जिसको 18 विधायकों का समर्थन मिल गया उसको एक विधानसभा सीट मिल जाएगी। 18 विधायकों का समर्थन, बात तो सिंपल यही है। 17 से क्यों मतलब 18 विधायकों का समर्थन जिसको मिल गई एक सीट मिल जाएगी। और आज के डेट में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की संख्या है 67। इसका मतलब है राज्यसभा की एक सीट के लिए आपको 18 विधायकों का समर्थन चाहिए, तो 3 सीट के लिए 56 विधायकों का समर्थन चाहिए। इसका मतलब है तीनों सीट किसके पास चली जाएंगी, आम आदमी पार्टी के पास। तो आप कहोगे सर ये कौन सा अनुपातिक प्रतिनिधित्व हुआ? अब देखो दोस्तों, यही तो है। अब बीजेपी को 3 सीट मिली हुई है, तो 3 सीट में राज्यसभा की एक सीट मिल नहीं सकती। राज्यसभा की एक सीट लेने के लिए कम से कम हमारे पास 18 सीट होनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी को अगर 67 सीट दिल्ली में है तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से राज्यसभा की तीनों सीट को जीत लिया। लेकिन अब यहाँ से संक्रमण हमें समझ में नहीं आया, संक्रमण तो समझ में आया नहीं। तो संक्रमण के लिए जरा कल्पना कर लो कि दिल्ली में थोड़ी कंडीशन अलग है, क्योंकि मान लिया हमने कि भाई 54 सीट जिसको मिलेगी तीनों सीट मिल जाएगी। तो मान लो कि हमने कंडीशन एक अपना ली कि पार्टी आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो हमने कंडीशन अलग कर दिया और हमने मान लिया कि पार्टी ए को भाई कुल मत मूल्य कितने हैं 7000, बात बोलना नहीं आपको, मत मूल्य तो 7000 है कि विधायक 70 है, और कोटा कितना है 1751 कोटा प्राप्त करना है। तो जो भी पार्टी 1751 कोटा प्राप्त करे उसे एक सीट मिल जाएगी। तो मान लो कि हमने ये बात मान लिया कि दिल्ली में 45 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, तो 45 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, तो आम आदमी पार्टी का मत मूल्य कितना होगा 4500। अब मान लो कि 35 विधायक बीजेपी के हैं, तो मान लो कि 4500 इनके विधायक हैं,
और फिर विधायक हो गए 2500 हो गए, 25 विधायक हो गए बीजेपी के, तो विधायकों की संख्या हो गई 60। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो दोस्तों, यहाँ थोड़ा फार्मूला बदलने के बाद स्पष्ट हो जाएगी कि मान लो आम आदमी पार्टी को मिल गई 4000 मत मूल्य, इसको मिल गए बी को 2000 मत मूल्य, सी को मिल गए 1000, यानी मान लो आम आदमी पार्टी को 4000, बीजेपी को 2000, कांग्रेस को 1000, 7000 हो गया। 4 2 6 7000, मत मूल्य 7000 होना चाहिए और कोटा कितना है 1751। अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि अगर किसी, अब आम आदमी पार्टी को 4000 मत मूल्य है, तो 4000 मत मूल्य के लिए इसका मतलब है कि आपको 36 विधायक चाहिए 2 सीट के लिए, 3600 मत मूल्य। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिल जाएगी, आम आदमी पार्टी 2 सीट मिल जाएगी। और जरा देखो यहाँ पे जरा देख लें एक बार, थोड़ा सा यहाँ पे एक बार। अच्छा, संक्रमण देखो इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है। अगर हम ये कंडीशन कर लेंगे, अगर मान लो ये, तो इनको 1 सीट मिल जाएगी क्योंकि बीजेपी को मिल गया 1751, 3 सीट आ गई, तो यहाँ भी संक्रमण स्पष्ट नहीं हुआ भाई। यहाँ 2-3 ही सीट थी, 3 सीटें उनको 2 मिल गई, उनको 1 मिल गई, अब भी संक्रमण स्पष्ट नहीं हुआ। तो संक्रमण स्पष्ट करने के लिए थोड़ा हमें फार्मूला बदलना पड़ेगा। और हमने मान लिया थोड़ा सा हमें मत मूल्य हमें देखना है तो है दोस्तों, तो हम मत मूल्य बदल सकते हैं। ये कैसे हो जाएगा कि मान लो कि हमने कह दिया कि आम आदमी पार्टी को मत मूल्य मिल गए 3700 मत मूल्य मिल गए, और सी पार्टी को मिल गए 1000, इसका 4700। इसके बाद हमें, या आप ये कह लो तो और आसान बना दे चीजों को, इसे संक्रमण, हमें सबको संक्रमण स्पष्ट करना है। तो मान लो कि हमने कहा आम आदमी पार्टी को मिल गए 5000 वोट, 50 विधायकों का समर्थन मिल गया, तो 5 में भी आपको 2 ही सीट मिलेगी क्योंकि 18 3 54। तीसरी सीट लेने के लिए आपको 54 विधायक का समर्थन चाहिए और आपके पास 50 विधायक है, आपके पास 5, आपको 2 सीट मिल जाएगी। लेकिन अब जरा देखिए दूसरी पार्टी के लिए क्या कंडीशन है। इनको मिल गया 1500, बीजेपी को पास 15 विधायक है, 1500 मिल गया, और कांग्रेस के पास 5 विधायक है तो उन्हें 500 मिल गया। अब आप जरा देखिए, अब यहाँ संक्रमण की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ध्यान रखना हमने पहले बता रखा है कि राज्यसभा की वोटिंग में पहली बार गणना पहली वरीयता के मतों की होती है। ये पहली वरीयता के मतों के आधार पर जब हमने गणना की तो 1 सीट क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि फिर आपको दोस्तों ये बात बता दें, 1 सीट पाने के लिए 1751 मत चाहिए आपको। 1 सीट पाने के लिए 700, तो 1 सीट न तो बी को मिल पा रही है क्योंकि ये लगभग 251 के पास वोट कम हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पास वोट ज्यादा है, कांग्रेस के पास 500 वोट है, यहाँ भी मामला गड़बड़ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वरीयता के मतों गणना करेंगे। बात ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा अनुपातिक प्रत्युत्तर में पहले पहली वरीयता के मत गणना करते हैं, और पहली वरीयता के मत में अगर कोटा मिल गया होता जैसा 2 कंडीशन ने बताया, तो कभी भी दूसरी वरीयता के मतों गणना की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरी वरीयता का मतलब है कि मान लो पहली वरीयता हमने गिरा था, उससे बहुमत नहीं मिला, तो अब हम दूसरी तीसरी वरीयता ले लेंगे। अब हमने देखे तो दूसरी वरीयता गणना क्यों होती है, क्योंकि जब पहली वरीयता के मतों की गणना में किसी कोटा न मिल पाए तो दूसरी वरीयता के मतों गणना होती है। अब दूसरी वरीयता के मतों गणना के लिए करना क्या है, दूसरी वरीयता के मतों गणना का सीधा सा तरीका यह है कि पहले हम देखेंगे पहली वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त किसे हैं। इसे पहली वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त है, और जिसे पहली वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त है वो कौन है, सी 500। हमने देख लिया। अब हम सी को कहेंगे मिस्टर सी यू कैन गो। अब आपका काम है नहीं, क्योंकि 500 आपको ध्यान में रखने की है कि जिन सी लोगों ने 500 को पहली वरीयता दी है, उन्हीं लोगों ने
ए और बी को भी तो वरीयता दी होगी, ध्यान रखने की है। जिन सी लोगों ने 500 बजाय 50 विधायक 50 विधायक ने सी को पहली प्राथमिकता दी, तो भाई 50 विधायकों की प्राथमिकता ए और बी के लिए भी तो रही होगी, लेकिन हमने उसकी गणना नहीं किया। अब दूसरी मतों गणना हम यही काम करेंगे, तो हम देखेंगे भैया कि सी को पहली वरीयता 500 की है, लेकिन जब इस 500 को अलग अलग करके देखा तो हमने देखा इन 500 में बी को लोगों ने ए को लोगों ने वोट दिया था, 500 में ए को वोट दिया था 200 और बी को वोट दिया था 300। ये मैं फिर स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आप लोग पहले में बता रखा है कि राज्यसभा के मतदान में मत वरीयता से दिए जाते हैं। अब मत वरीयता से दिए जाएंगे तो हम देखेंगे कि भाई जिसे पहली वरीयता का सबसे कम मत प्राप्त किया उसको दूसरी वरीयता क्या है, इसको अन्य दूसरी वरीयता कहिए, अन्य वरीयता के सेकंड प्रेफरेंसेस। तो पहली वरीयता का 500 वोट प्राप्त है, सबसे कम मत किसे प्राप्त है, पहली वरीयता के कम मत प्राप्त है, ओबी को प्राप्त है, इनको ज्यादा मत प्राप्त है। अब अगर इनको सबसे कम मत प्राप्त है, इसका मतलब ये अकेले चुनाव नहीं जीत सकते, ये चुनाव नहीं जीत सकते। अब हम ये कहेंगे कि भैया आप दूसरे रास्ता खाली करो, आप दूसरे रास्ता खाली करो, और 500 को हम देखेंगे 500 के लोगों की दूसरी वरीयता क्या है, यानी जिन 500 लोगों ने सी को पहली वरीयता दी उन्हें 500 लोगों में से 200 ए को वरीयता दे रहे थे, 300 बी को वरीयता दे रहे थे। जब हमने दूसरे मत पद देखे, अब इन्हीं को संक्रमण कर देंगे, इन दूसरी वरीयता के नहीं इस मत को सी को दी गए मत को किसके साथ संक्रमण करेंगे, ए और बी के साथ। अब हमारा शुरू होगा संक्रमण, ट्रांजिशन। तो संक्रमण कैसे होगा, पहली वरीयता के मत पहले देखेंगे, ए और बी को पहली वरीयता के मत कितने हैं, ए को है 5000 और बी को है 1500, ये पहली वरीयता का मत है। अब उस पहली वरीयता के मत के साथ हम दूसरी वरीयता के मतों को जोड़ेंगे, दूसरी वरीयता के मतों का योग करेंगे, जोड़ेंगे। तो परिणाम क्या रहा है, जिसे पहली वरीयता के 5000 वोट मिले उसे दूसरी वरीयता के 200 वोट मिल गए, और उसे बी को कितने वोट मिल गए, 300 वोट मिल गए। अब हमने क्या किया, दूसरी वरीयता के यानी सी की दूसरी वरीयता को ए और बी की पहली वरीयता के साथ जोड़ दिया। ए और बी को पहली वरीयता के वोट कितने हैं, 5000 1500, लेकिन ए और बी के लिए दूसरी वरीयता के वोट कितने हैं, 200 और 300, हमने जोड़ दिया। यही संक्रमणिक तर्क दिखाता है। अगर हम मतदान अनुपात में न करते तो याद रखो दोस्तों, फिर तो कभी संक्रमण हो ही नहीं पाता। इसे मतदान अनुपात में किया जाता है, भाई हर वरीयता दे दे तो कभी कोई मामला फंसे तो दूसरी वरीयता हम देख पाए। इसका मतलब अब हमने पहली और दूसरी वरीयता के मतों को जोड़ दिया, तो ए को कितना मिला, 5200, और बी को कितना मिला, 1800। अब 5200 में तो ए को 2 तीसरी सीट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तीसरी सीट के लिए 5400 वोट चाहिए। इस वरीयता से संक्रमण से, तो संक्रमण का मतलब है कि जिसे सी के दूसरी वरीयता के मतों को ए और बी के पहली वरीयता के मतों के साथ जोड़ देना ही संक्रमण है, ट्रांसफर है। और अब हमने देखा इस संक्रमण से क्या हुआ, ए को कोई फायदा नहीं, बी को फायदा हो गया, क्योंकि बी को एक सीट जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, 1751, तो 1751 1800 से कम है, इसलिए बी को दूसरी सीट मिल गई। तो राज्यसभा की तीनों सीटें क्लियर हो गई, और अगर हम संक्रमण न कर पाते तीसरी सीट क्लियर नहीं होती। इसलिए दोस्तों, जहां अनुपातिक चुनाव प्रणाली लगाते हैं वहां पे चुनाव एक सदस्य का नहीं होता, जहां पे अनुपातिक चुनाव प्रणाली लगाते हैं वहां पे चुनाव एक सदस्य का नहीं होता, बल्कि अनेक सदस्य का होता है। इसलिए हम अनुपातिक चुनाव प्रणाली का प्रयोग करते हैं। अब जरा देख लें राज्यसभा की अगली बात। ये तो चुनाव का तरीका हो गया, निर्वाचन आयोग हमारा चुनाव करवाता है, ये तरीका तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम देखें कि राज्यसभा के बारे में अगला तथ्य कि आप याद रखना दोस्तों,
राज्यसभा की भूमिका क्या है भाई? एक संसदीय शासन भूमिका है, एक संघात्मक शासन भूमिका है। तो राज्यसभा की भूमिका कैसी है संसदीय शासन में? संसदीय शासन भूमिका क्या है? राज्यसभा विधि का निर्माण करती है। राज्यसभा मंत्रियों को उत्तरदायी बनाए रखने के लिए विभिन्न चर्चा करती है। और राज्यसभा क्या करती है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है। राष्ट्रपति के विरुद्ध, जो अलग से पढ़ेंगे भी, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाने में भी राज्यसभा की भूमिका होती है। न्यायाधीशों को हटाने में राज्यसभा की भूमिका होती है। और हमारे यहाँ तो कोई भी मंत्री लोकसभा राज्यसभा दोनों से हो सकता है। तो राज्यसभा की भूमिका संसदीय शासन में ऐसी है, लेकिन हमारे यहाँ संघात्मक शासन राज्यसभा की भूमिका कैसी है? संसदीय शासन आगे चल के पढ़ना है। संघात्मक शासन में राज्यसभा की भूमिका कैसी है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। संघात्मक शासन जो राज्यसभा की भूमिका है, इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ कोई उच्च न्यायालय सदन नहीं है। दोनों सदन की अपनी अपनी भूमिका है। विधि के निर्माण में दोनों सदन की भूमिका है। संविधान के संशोधन में दोनों सदन की भूमिका है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाने में दोनों सदन की भूमिका है। मंत्री किसी भी सदन से आ सकते हैं, इसलिए समान भूमिका है संसदीय शासन में लोकसभा से। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात कहीं पे हमें आगे बढ़ेंगे, लोकसभा को कहाँ थोड़ा महत्व ज्यादा मिल जाता है, ये भी देखेंगे। लेकिन राज्यसभा की संघात्मक भूमिका क्या है कि वो राज्य सूची पर विधि निर्माण के लिए राज्यसभा का प्रस्ताव चाहिए। राज्यसभा का प्रस्ताव आवश्यक है। राज्य सूची पर विधि निर्माण के लिए दोस्तों राज्यसभा का प्रस्ताव आवश्यक है। आपको याद होगा आर्टिकल 249, यानी जब राज्यसभा ये प्रमाणित करेगी कि राज्य सूची में किसी विषय का राष्ट्रीय महत्व है, तभी संसद से विधि का निर्माण करेगी। तो यहाँ पे राज्यसभा राज्यों के हितों का संरक्षण करती है। फिर अब देखोगे यही ठीक तरीका है, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में भी राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी। अगर भारत में कोई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण हो रहा है, इसमें भी राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी, जो आर्टिकल 312 में लिखा गया है। यहाँ 249 आपको याद होगा, 249 हमने आगे बता रखा है। यहाँ ऐसा दिखता है कि राज्यसभा राज्यों के हितों का संरक्षण करती है। अगर राज्यसभा न होती तो राज्यों के हितों का संरक्षण कौन करता? यहाँ तक कि जब राष्ट्रीय आपातकाल भी लगता है तो भी राज्यसभा से अनुमोदित होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्यसभा से भी अनुमोदन होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है। तो यहाँ फिर राज्यसभा भूमिका आ गई है। लेकिन ये भी ध्यान देने की है, कई बार राज्यसभा की भूमिकाएं कुछ ऐसी आ जाती हैं जो संघात्मक शासन खिलाफ है। इसलिए लोग कहते हैं कि राज्यसभा की गैर संघात्मक भूमिका, राज्यसभा गैर संघात्मक लक्षण। हमारे यहाँ राज्यसभा कई कार्य ऐसे हैं जो कि संघीय शासन जैसे नहीं लगते, इसलिए कहा गैर संघात्मक लक्षण। तो अब सवाल है कि राज्यसभा गैर संघात्मक लक्षण क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर दिया गया है। में संशोधन के अनुसार अब किसी राज्य का निवासी, किसी भी राज्य का निवासी राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। यानी पहले क्या था, असम की राज्यसभा का वही सदस्य होगा जो असम का निवासी हो। आज ऐसा नहीं है। और अब ये भी ध्यान रखने की बात है, लिख लेना इसको, कुलदीप नैयर केस में उच्चतम न्यायालय ने, कुलदीप नैयर पत्रकार थे, उच्चतम न्यायालय ने इसे संवैधानिक भी मान लिया। पहले भाई अभी देखो, जो असम में नहीं रहता वो असम को क्या जानेगा यार,
जो कहते हैं भाई ये तो बड़ी गड़बड़ बात है कि इसका मतलब है कि जो राज्य में रहता नहीं राज्यसभा क्या समझेगा। और ये भी आपको याद दिलाने, राज्यसभा स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं और 1/3 हर दूसरे वर्ष आ जाते हैं। इसे परमानेंट चलता रहता है, इसे कम से कम सदन बना रहे। तो जनप्रतिनिधि 1951 में संशोधन किया गया तो कह दिया गया भाई इसका मतलब राजस्थान में रहने वाला व्यक्ति असम के से राज्यसभा से आ सकता है, महाराष्ट्र से रहने वाला व्यक्ति यूपी से आ सकता है। लोग कहा भाई ये कौन सी बात है, अरे जो राज्य में रहता नहीं राज्य को क्या समझेगा। तो तर्क दिया गया, अरे भाई पूरे भारत को समझिए, राज्य को समझने क्यों, क्योंकि यही तो तर्क दिया जा सकता है कि एक IAS ऑफिसर मूल निवासी यूपी का है और उसको कैडर मिलेगा केरला का। तो भारत की एकता को देखिए, केवल ये मत सोचिए कि जिस राज्य में हम हैं वही राज्य का उसी हमको जाने, भाई दूसरों को भी जानिए। तो तर्क ऐसा दिया गया। अच्छा, दूसरा गैर संघात्मक लक्षण क्या है, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर नहीं है, सभी राज्यों का समान महत्व नहीं है। और दोस्तों हमारे यहाँ संघीय शासन में क्या होना चाहिए, अरे राज्यों के बीच ही समानता, नहीं संघ राज्य के बीच समानता तो होनी चाहिए, राज्यों के बीच भी समानता होनी चाहिए। अमेरिका को देखिए, सभी राज्यों को, सभी हाउस ऑफ सीनेट में सभी राज्यों के 2 सीट है, सीनेट में सभी राज्यों को 2 सीट दी गई है। इसका मतलब है ये कहना कि भाई सभी राज्यों के बीच समानता स्थापित नहीं की गई, ये बात ठीक नहीं है। तो अमेरिका जैसा सिस्टम नहीं अपनाया, यानी उत्तर प्रदेश को 31 सीट, नागालैंड को 1 सीट। अब इसका मतलब है कि 249 312 में कोई निर्णय करना होगा तो उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र यही चाहेंगे, सब निर्णय कर लेंगे। कहने को 28 राज्य, लेकिन राज्यसभा में कोई भी निर्णय करना हो तो 5-6 बड़े राज्य मिल जाए, बाकी छोटे राज्यों का महत्व ही नहीं है। इसे कई लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों इसका यही तो है, देखिए राष्ट्रीय एकता हम बनाना चाहते थे, संघ सरकार को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, लेकिन राज्यों के बीच हमने समानता नहीं दी। नहीं फिर पता चलेगा नागालैंड हर मामले को रोक देगा, क्योंकि हर का रिप्रेजेंटेशन समान हो जाएगा। तो एक हर चीज को देखने के 2 पहलू हैं, किसी भी चीज को हम सकारात्मक रूप में देख सकते हैं, नकारात्मक। और दूसरा और एक अटपटी बात यह है कि केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, भाई राज्यसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व क्यों होना चाहिए। अगर राज्यसभा राज्यों का सदन है तो इसमें दिल्ली, पुडुचेरी और अभी तो कश्मीर भी केंद्र शासित क्षेत्र हो गया है, तो दिल्ली और पुडुचेरी को केंद्र शासित क्षेत्र वो राज्य में लाने की क्या जरूरत थी, ये बड़ी अटपटी बात है। राज्यसभा राज्यों का सदन है तो ये केंद्र शासित क्षेत्र को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हो। और हमने आपको पहले बता रखा है कि राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में फर्क है। और फिर ये भी आप देखोगे कि 12 मनोनीत सदस्य और लफड़ा उत्पन्न हो गया। 12 मनोनीत सदस्य, अरे भाई 12 मनोनीत सदस्य किस राज्य के हैं, आप कहोगे सर यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो नहीं भाई ये प्रोफेशन के आधार पे है, विशेषज्ञता के आधार पे है। तो भैया ये राज्यसभा है, हाउस ऑफ लॉर्ड थोड़े है, इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड थोड़े है। इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा गैर संघात्मक लक्षण है, भाई राज्यों के हितों को बनाने के लिए है। और कुछ हमने इसको ऐसा इसका संरचना बना दी, कैसा लगता है बेचारे छोटे राज्य तो गड़बड़ा रहे हैं इस मामले में, और हमने बाकी लोगों को रिप्रेजेंट क्यों दे दिया। लेकिन दोस्तों यही भारतीय संविधान, अब इसी बात की आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में हमें आज सकारात्मक निष्कर्ष खत्म करना है, क्योंकि हमें अपना नजरिया नहीं, आलोचकों का नजरिया नहीं, संविधान निर्माताओं का नजरिया देखना है। और संविधान निर्माता क्या चाहते थे कि भारत में इंग्लैंड से भी कुछ चीज ले ली जाए, तो 12 राज्यों 12 लोगों का मनोनयन हमने इंग्लैंड से ले लिया, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल ही थोड़े गुण का भी तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और हमारे यहाँ संघ शक्तिशाली है, इसलिए हमने कहा भाई जो राज्य बड़े हैं उनका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दे दिया जाए तो राष्ट्रीय एकता अखंडता बनी रहेगी। तो इसलिए हम चीजों को हमेशा सकारात्मक लिखते हैं आलोचना के बावजूद। ये राज्यसभा के बारे में। अब हम लोकसभा की बात करें, और दोस्तों लोकसभा के बारे में हम स्टार्ट करें कल। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा हमारा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बाकी बातें शुरू करेंगे कल के लिए। आज इतना ही, लोकसभा शुरू करेंगे कल से।